and today's lecture is about peptides and proteins. आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अमीनो एसिड्स का जब स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों के सामने एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स को डिस्कस करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं विच आर अमीनो एसिड्स, इनके बारे में पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसको क्लियर करना है। और इसी चीज को माइंड में रखते हुए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी किया, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि अमीनो एसिड्स के अंदर जो अल्फा कार्बन एटम है उसमें अगर कायरलिटी प्रेजेंट है, जो कि ग्लाइसिन के अलावा बाकी सारे अमीनो एसिड्स के अंदर हमने देखा था कि यस, जो अल्फा कार्बन एटम है वो कायरल कार्बन है। तो इस कायरलिटी की वजह से इस अमीनो एसिड के अंदर क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आती है, तो इस चीज को डिस्कस करते करते हम लोग जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स की तरफ गए थे। और स्टीरियो आइसोमर्स को डिस्कस करने के बाद हमने इमेंशियोमेरिक फॉर्म्स ऑफ अमीनो एसिड जिसमें डी और एल फॉर्म्स को डिस्कस किया था। और यहाँ से हमने ये चीज कंक्लूड की थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिकली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स हैं वो हमेशा अपनी एल कॉन्फिगरेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीनवाइल कायरलिटी के अलावा हमने अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की बात की थी और क्लासिफिकेशन में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस पे। जैसे हमने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का वे देखा था उसमें हमने आर ग्रुप की बेस पे क्लासिफिकेशन की थी कि आर ग्रुप की बेस पे हम अमीनो एसिड्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं, आपके पास अमीनो एसिड्स जो है वो पोलर भी हो सकते हैं। और पोलर में भी हमने फर्दर जो है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस किया था। इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर अमीनो एसिड जिसके साइड चेन में पोलर ग्रुप्स तो हैं लेकिन उसमें किसी किस्म का परमानेंट चार्ज नहीं है तो आप उन्हें कहेंगे कि दीज आर पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड। लाइकवाइज अगर आपकी जो अमीनो एसिड है उनमें पोलैरिटी के साथ साथ कोई एडिशनल चार्ज ग्रुप प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, तो उनको आप कहोगे कि दीज आर दी पोलर एंड चार्ज अमीनो एसिड। और पोलर और चार्ज में फर्दर हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड की बात की थी। और क्लासिफिकेशन में हमने ये चीज देखी थी कि सिर्फ आर ग्रुप की बेस पे अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, बल्कि हमारे पास फर्दर भी जो है वो क्राइटेरिया हैं जिनकी बेस पे आप इनकी ग्रुपिंग कर सकते हो। जिसमें हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया को डिस्कस किया था विच वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि आपके पास कौन से अमीनो एसिड डाइट के अंदर एसेंशियल है और कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल है, विच मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रिकर्सर या एंजाइम की मदद से ये अमीनो एसिड बन सकते हैं। इनको अगर आप डाइट में नहीं भी लेंगे तो आपकी बॉडी मैनेज कर लेगी। बट सम अमीनो एसिड्स आर कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड विच मीन्स अंडर नॉर्मल सिनेरियो ये नॉन एसेंशियल है, विच मीन्स कि बॉडी के पास ऐसे प्रिकर्सर्स और पाथवेज अवेलेबल हैं जो कि इन अमीनो एसिड्स को बना सकते हैं। बट जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जरूरत से ज्यादा हो रही है, जिसमें मैंने किसी किस्म की इंजरी की एग्जांपल आप लोगों को दी थी, जब आपका मसल मैस इफेक्ट होता है और आपकी प्रोटीन की बायोसिंथेसिस के लिए जरूरत से ज्यादा अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस केस में कुछ हद तक अमीनो एसिड्स को आपकी डाइट जो है वो प्रोवाइड कर देती है और कुछ अमीनो एसिड जो है नॉन एसेंशियल वो बॉडी में बन रहते हैं। लेकिन स्टिल अगर कोई अमीनो एसिड ऐसा है जो कि आपकी डाइट या फिर जो है वो बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ बॉडी उससे उसकी जो है वो अमाउंट पूरी नहीं होती, तो उस केस में वो अमीनो एसिड जो है वो कंडीशनली एसेंशियल बन जाएगा, यानी आपने उसको एज एन एसेंशियल अमीनो एसिड डाइट में उसका इंटेक करना है। इन सब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने अमीनो एसिड की जो एम्फोटेरिक बिहेवियर है, और एम्फोटेरिक मैंने आपको कहा था कि ये कोई भी ऐसी स्पीशी होती है जिसमें एट अ टाइम एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और अमीनो एसिड के केस में हमने कहा था कि यस, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो दोनों तरह के ग्रुप्स हैं, जिसमें अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके पास वीक एसिड है और अल्फा अमाइनो ग्रुप आपके पास वीक बेस है। तो हमने ये देखा था कि किस तरह से ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये किस पीएच के ऊपर किस आयनिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिससे हमने ये चीज कंक्लूड की थी कि अमाइनो एसिड कुछ खास किस्म के सोल्यूशन के अंदर कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर सम कंडीशंस जिसमें अमाइनो एसिड्स की दोनों ग्रुप्स जो है वो आयोनाइज्ड होते हैं और उस केस में अमाइनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है और इस फॉर्म को हम कहते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। जबकि टाइट्रेशन कर्व को ही डिस्कस करते हुए हमने ये चीज देखी थी कि समटाइम्स आपके अमाइनो एसिड के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है और इस केस में आप उनको कहते हैं कि दीज आर एनायनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। यूजुअली सोल्यूशन की वो पीएच
जिसके ऊपर अमाइनो एसिड जो है वो ज्विटर आयनिक फॉर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज कंक्लूड की थी टाइट्रेशन कर्व से कि आपका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है इट इज एक्चुअली एन एवरेज ऑफ pKa values of weak acid as well as weak base। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे pKa1 और pKa2 का जो एवरेज होगा दिस विल बी द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, विच मीन्स कि ये वो पीएच होगी जिसके ऊपर आपका अमाइनो एसिड जो है वो ज्विटर आयनिक या फिर न्यूट्रल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है उन अमाइनो एसिड्स के ऊपर जिन अमाइनो एसिड की साइड चेन में नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स के इनमें आपके पास एडिशनल जो है वो कोई आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। बट वी हैव सम अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में एडिशनल अमाइनो या एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आपके पास ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में यू हैव एन आयोनाइजेबल ग्रुप, और इस आयोनाइजेबल ग्रुप की नेचर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स होंगे। एसिडिक अमाइनो एसिड्स के लिए अगर आपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल बी द एवरेज ऑफ pKa1 प्लस pKa3, विच मीन ये आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और साइड चेन इन दोनों की जो है वो pKa वैल्यूज का एवरेज होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में यू हैव एडिशनल अमाइनो ग्रुप, जिसमें आपके पास आर्जिनिन आ जाता है, लाइसिन आ जाता है, और ये अमाइनो एसिड बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स के केस में जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल बी एवरेज ऑफ pKa2 plus pKa3, which means it will be the average of alpha amino group and side chain। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने इन दो ग्रुप्स की अमाइनो एसिड विद नॉन आयोनाइजेबल साइड चेन एंड अमाइनो एसिड विद एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इनकी टाइट्रेशन को डिस्कस किया था और इनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स के फॉर्मूलाज को भी देखा था। अब ये जो आपके पास थर्ड अमाइनो एसिड है जिसमें आपके पास एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप है, इसकी टाइट्रेशन मैं आप लोगों को असाइनमेंट में पूछूंगी। मैं इसी वीक शायद असाइनमेंट अपलोड कर दूं जिसमें आपने एक ऐसा अमाइनो एसिड, लाइसिन हो सकता है, आर्जिनिन हो सकता है, हिस्टीडीन हो सकता है, जिसकी साइड चेन में एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी आपने बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स को अप्लाई करते हुए जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे, उसकी आप टाइट्रेशन कर्व जो है वो उसको ड्रॉ करोगे और उसको कंप्लीटली लेबल करोगे, और इसी तरह से आप उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स को, कि किस तरह से आपके ये जो 20 इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स हैं, किस किस्म के बॉन्ड के थ्रू ये जो है वो अपनी पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे, और पॉलीमेरिक फॉर्म इनकी होगी पेप्टाइड्स एंड देन प्रोटीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंस किस चीज का है। एक्चुअली नंबर ऑफ अमाइनो एसिड या फिर चेन लेंथ की बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। कि पेप्टाइड आपके पास एक स्मॉल फ्रेगमेंट है जिसके अंदर यू हैव लेस देन 50 अमाइनो एसिड। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 50 होगा। ये जो आपके पास काउंट होगा, इसमें आपके पास जितने भी जो है वो कॉम्बिनेशन आएंगे उनको आप प्रोटीन्स नहीं कहोगे बल्कि पेप्टाइड्स कहोगे। जबकि प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मोर देन 50 होता है और इसकी लिमिट नहीं होती, इवन ये 10,000 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन्स आर बिग मॉलिक्यूल जबकि पेप्टाइड्स आर रिलेटिवली स्मॉलर वन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास ये आपस में अमाइनो एसिड लिंक आप किस तरह से होंगे। सपोज आपसे कहा जाता है कि प्रोटीन्स फॉर्मेशन में more than one amino acids involved. For example, we have a tetrapeptide जिसमें 4 different amino acids हैं। तो वो कौन सा लिंकेज है जिसके थ्रू ये 4 different amino acids आपस में ज्वाइन होंगे और ये पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट होंगे। So the name of this linkage is peptide bond, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता किन ग्रुप्स के दरमियान है, अल्फा अमाइनो एंड अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, यानी आपके एक अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इनके दरमियान कंडेंसेशन होगी और कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जो दोनों अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। सो लेट्स सी
कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे मैं बता रही हूँ विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, बिकॉज अगर ये बॉन्ड नहीं बनेगा तो अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड और फिर प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। ये बॉन्ड किस तरह से बनता है और इस बॉन्ड की केमिस्ट्री क्या है। तो सपोज दिस इज द वन अमाइनो एसिड जिसमें आपके पास ये अल्फा कार्बन एटम है और इस अल्फा कार्बन एटम के साथ देयर इज हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दिस इज द साइड चेन, और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है। सो दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 1, अमाइनो एसिड 1। और ये आपके पास सेकेंड अमाइनो एसिड है और इस अमाइनो एसिड में भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि वही ग्रुप्स प्रेजेंट है। दिस इज अल्फा कार्बन एटम विच इज हाईलाइटेड इन रेड कलर, देन हाइड्रोजन आर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। यूजुअली आपका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है इसका जो अमाइनो ग्रुप है इसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर लिखते हैं। ये हम हर अमाइनो एसिड के लिए इसी रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि अमाइनो ग्रुप को जो है लेफ्ट साइड से लिखा जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को राइट साइड। तो यू कैन सी कि आपका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और सेकेंड अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है इनके दरमियान जो है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, विच मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें दो ग्रुप्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। तो अब जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास ये जो कार्बन है प्रीवियसली ये 4 बॉन्ड्स के थ्रू अटैच थी, लेकिन अब इसमें एक बॉन्ड का पोटेंशियल डेवलप हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जो नाइट्रोजन है प्रीवियसली इसमें 3 बॉन्ड्स थे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट थी, लेकिन अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद इस नाइट्रोजन में भी एक बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल आ गया। तो अब ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, कार्बन ऑफ दिस अमाइनो एसिड एंड नाइट्रोजन ऑफ दिस अमाइनो एसिड, दे विल अंडरगो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस केस में ये जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली बिटवीन अ कार्बन एटम, कार्बोनाइल कार्बन ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो नाइट्रोजन ऑफ द सेकेंड अमाइनो एसिड। आप लोगों को याद होगा कि मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों के सामने अमाइड बॉन्ड का जिक्र किया था। अगर नहीं किया तो मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आपके पास किसी एक स्पीशी में यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरी स्पीशी में प्रेजेंट अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, तो इस केस में आपके पास जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम कहते हैं कि दिस इज अमाइड बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो अमाइनो एसिड में बॉन्ड बन रहा है इसमें देयर इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ पे यूज हो रहा है दिस इज अमाइनो ग्रुप। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है बिटवीन टू डिफरेंट अमाइनो एसिड, एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ अमाइड बॉन्ड। तो दैट्स व्हाई हम समटाइम्स पेप्टाइड बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, बिकॉज ये एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप के दरमियान बनता है। तो यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको पॉलीमराइज होने के लिए या अपने जो है वो पेप्टाइड फॉर्म में या प्रोटीन फॉर्म में जाने के लिए जो बॉन्ड रिक्वायर्ड है, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली अ कोवलेंट बॉन्ड एंड नेम ऑफ दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड्स अगर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो इनको आपस में कंबाइन करने के लिए यू रिक्वायर वन पेप्टाइड बॉन्ड। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके पास जो ये अमाइनो एसिड है जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 3 है, ये अप्रोच करेगा किसी ऐसे अमाइनो एसिड को जिसका अमाइनो ग्रुप यहाँ पे फ्री होगा, अवेलेबल होगा, तो अगेन यहाँ पे एक और कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद आपके पास यहाँ पे जो ये डाइपेप्टाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमेशा आपकी जो चेन इलॉन्गेशन है वो अब इस अमाइनो एसिड से ऑनवर्ड आगे जो है वो चलती जाएगी और ये डिपेंड करता है कि इस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट सॉरी इस प्रोटीन या पेप्टाइड में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड का नंबर कितना है। तो यहाँ से आपने एक और चीज क्लियर करनी है एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन अमाइनो एसिड एंड रेसिड्यू। एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जब वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू किसी प्रोटीन का पार्ट बन जाता है तो उस अमाइनो एसिड को समटाइम्स रेसिड्यू भी कहा जाता है। यानी अमाइनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हैं उनको आप रेसिड्यू से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। यानी फ्री फॉर्म में अगर अमाइनो एसिड है तो इट मीन कि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है,
But if there are 3 or more than 3 amino acids which are linked by the peptide bond, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि these are amino acid residues. ठीक है, क्योंकि ये अब एक बिग मॉलिक्यूल या पॉलीमर का पार्ट है, तो ये उस पॉलीमर के रेजिड्यूज होंगे। और जिस तरह से यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन है। उसी तरह से अगर आप इस प्रोटीन को ब्रेक करवाना चाहते हैं, यानी आप यहाँ पे इस पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कराना चाहते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ से रिलीज हो रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूल आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो आपके पास जो है वो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एलिमिनेशन होगा, और जब आपने बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ये किस मैकेनिज्म के थ्रू ब्रेक होगा? हाइड्रोलिसिस। यानी इस केस में आपको वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होगी इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और वो वाटर मॉलिक्यूल क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इन ग्रुप्स को वो स्पीशीज दोबारा से रिटर्न कर देगा जो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज हुई है। लाइक OH ग्रुप अगर यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ने रिलीज किया, हाइड्रोजन यहाँ से अमाइनो ग्रुप ने रिलीज किया ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जब आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और वापस इस कंफर्मेशन को जो है वो आपने रिवर्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को इधर OH ग्रुप प्रोवाइड कर देगा और अमाइनो ग्रुप को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा। और डेफिनेटली जब ये ग्रुप्स इनको वापस मिल जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, तो तब ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। So this is thermodynamically favorable process. Hydrolysis of protein is thermodynamically favorable process. ठीक है बच्चों, यहाँ जो मैंने अभी पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से मैंने रिलेट किया है, यहाँ पे जैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की थी, तो दिस इज एक्चुअली अ पेंटापेप्टाइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके 5 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक्ड हैं विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमेशा आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं इन प्रोटीन, फॉर एग्जांपल यू हैव 5 अमाइनो एसिड्स इन दिस केस, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा n-1 हो, इट इज इक्वल टू 5 - 1 4। यानी अगर आपके पास किसी प्रोटीन के अंदर जो है 10 अमाइनो एसिड्स, तो उन 10 अमाइनो एसिड्स को आपस में कंबाइन करने के लिए आपको 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स रिक्वायर्ड होंगे। लाइक इसकी आप यहाँ पे एग्जांपल जो है उसको देख सकते हैं। जैसे पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि 2 अमाइनो एसिड्स हैं और इन 2 अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करने के लिए आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्ड है। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा जो है वो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स से 1 यूनिट कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस चीज को दोबारा से देखो, तो यहाँ पे आपके पास जो है टोटल 5 अमाइनो एसिड। दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 1, अमाइनो एसिड नंबर 2, 3, 4 एंड 5। और एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड और अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड के दरमियान हो रहा है। इट मीन्स के प्रोटीन की पॉलीमराइजेशन के दौरान या प्रोटीन को डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड या प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने के दौरान जो एक आपको यहाँ पे लिंकेज रिक्वायर्ड है, उस लिंकेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जो है वो यूज हो रहे हैं। इट मीन्स कि पॉलीमराइजेशन में साइड चेन की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना साइड चेन यहाँ पे यूज हो रहा है और ना हाइड्रोजन यूज हो रही है। साइड चेन और हाइड्रोजन जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड आपको नजर आ रही है। इट मीन्स कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में किसी किस्म का रोल प्ले नहीं करती। तो हमेशा पॉलीमराइजेशन जो है वो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यानी पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होती है, और इसमें साइड चेन का कोई रोल नहीं होता। ये चीज आपने माइंड में रखनी। और यहाँ पे आपने ये चीज देखनी है कि ये जो साइड चेन इधर फ्री हैं, बाद में जब हम सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे वहां पे इन साइड चेन का हम रोल देखेंगे कि एक्चुअली ये प्रोटीन को किस तरह से जो है वो स्टेबलाइज करती है। एक और पॉइंट जो यहाँ से आपने कंक्लूड करना है कि ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आपका जो वेरी फर्स्ट अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, लेकिन इसका अमाइनो ग्रुप फ्री है। दिस अमाइनो ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह से अगर आप सेकेंड अमाइनो एसिड को देखते हो, सेकेंड अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में है प्रीवियस अमाइनो एसिड के साथ, और इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो
नेक्स्ट अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। तो इस केस में दोनों ग्रुप्स जो है वो ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे आपके पास जो है वो किसी किस्म का ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है। सिमिलरली थर्ड अमाइनो एसिड में भी आपके पास जो अमाइनो ग्रुप है वो प्रीवियस अमाइनो एसिड के साथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नेक्स्ट अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। फोर्थ अमाइनो एसिड में भी ये केस है कि अमाइनो एसिड भी आपके पास जो है वो फ्री नहीं है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी फ्री नहीं है। बट लास्ट अमाइनो एसिड में आप दोबारा से देख रहे हो कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बिकॉज यहाँ पे आप चेन इलॉन्गेशन का प्रोसेस एंड हो गया। सपोज आपके पास यहाँ पे इस प्रोसेस में पेंटापेप्टाइड ही रिक्वायर्ड था, तो 5 अमाइनो एसिड की पॉलीमराइजेशन के बाद जो है ये यहाँ पे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस रुक जाएगा। तो आपका ये वाला जो टर्मिनस है, यहाँ पे आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, ये पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट नहीं है। So the end of the protein or a peptide having a free amino group, उसको हम कहते हैं end terminus या अमाइनो टर्मिनस। इसे end terminus या फिर अमाइनो टर्मिनस कहा जाता है। और प्रोटीन का वो एंड जहाँ पे आपके पास फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसको सी टर्मिनस या फिर कार्बोक्साइल टर्मिनस कहा जाता है। सी टर्मिनस या फिर कार्बोक्साइल टर्मिनस। तो हमेशा जो हम अमाइनो एसिड्स की नंबरिंग करते हैं वो हम अमाइनो टर्मिनस या एंड टर्मिनस है अमाइनो एसिड को 1, 2, 3, 4 या 5 कहते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि आपकी एक पर्टिकुलर प्रोटीन में यू हैव अ म्यूटेशन एट अमाइनो एसिड नंबर 10, तो आप जो है वो एंड टर्मिनस से काउंटिंग स्टार्ट करोगे और आप देखोगे कि आपकी 10th पोजीशन के ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट था जो कि म्यूटेट हो गए या सब्सटीट्यूट हो गए किसी दूसरे अमाइनो एसिड से रिप्लेस हो गए। तो आपको दोनों टर्मिनस का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, एंड टर्मिनस से या सी टर्मिनस से स्टार्ट होगी। इस तरह से आप जो है वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को एनालाइज कर सकते हो। आप बता सकते हो कि पहला अमाइनो एसिड इसमें एलानिन है, सेकेंड अमाइनो एसिड इसमें ग्लाइसिन है, थर्ड अमाइनो एसिड ये है और 10th पोजीशन के ऊपर आपका एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी प्रोटीन के अंदर जितने अमाइनो एसिड्स होंगे पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर हमेशा उससे 1 यूनिट कम होगा और आपकी प्रोटीन में इलॉन्गेशन के टाइम यू हैव अ एंड टर्मिनस और यहाँ पे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जब कंटिन्यू रहेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू आपके मल्टीपल अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक अप होंगे और इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में आपके सिर्फ जो है वो अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। जितनी भी साइड चेन्स हैं या फिर आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है वो इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का जो बैकबोन है, इस स्ट्रक्चर को हम बैकबोन कहते हैं। बिकॉज अगर आप देखें बैकबोन हम कहते हैं उस चीज को जो कि आपकी पूरी के पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो बॉन्ड है वो बैकबोन होगा। तो हम कह सकते हैं कि बैकबोन इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए या बैकबोन को मेंटेन रखने के लिए आपके पास ये वाले बॉन्ड्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, विच इज पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बोनाइल कार्बन एंड अमाइनो नाइट्रोजन, ये बैकबोन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो एन और सी टर्मिनस यहाँ पे आप दोबारा इस चीज को देख सकते हैं और ये इस चीज की डिस्क्रिप्शन है कि आपके पास प्रोटीन का वो एंड जहाँ पे यू हैव अ फ्री अमाइनो ग्रुप वो एन टर्मिनस होगा और प्रोटीन का वो एंड जहाँ पे आपके पास फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दिस इज सी टर्मिनस। और आप जितनी भी काउंटिंग स्टार्ट करोगे अमाइनो एसिड की 1, 2, 3 वो हमेशा हम एन टर्मिनस से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब एक चीज आपने बच्चों यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास हमने प्रोटीन्स के केस में कहा था ना कि प्रोटीन्स के केस में जो एसिडिक या बेसिक बिहेवियर है वो अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आपका एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है, सपोज मैं इसका स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर लेके इस पॉइंट को अगर क्लियर करती हूँ, ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में आपके पास नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है। इट मीन्स कि अगर नॉन आयोनाइजेबल अमाइनो एसिड है या एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें साइड चेन में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि एसिडिक, नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप का मतलब ही ये है कि आपकी साइड चेन में कोई एसिड या बेस प्रेजेंट है, ठीक है। और आपका जो अमाइनो एसिड है इसका जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है प्योरली ये इन दो ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड सेकेंड वन इज अल्फा अमाइनो ग्रुप।
इन केस अगर साइड चेन में कोई एडिशनल अमाइनो या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एसिडिक या बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये भी उस अमाइनो एसिड की जो है वो टाइट्रेशन को इफेक्ट करेंगे। तो हमेशा आपने ये याद रखना है कि अमाइनो एसिड के केस में आपका जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है वो इन दो ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रोटीन्स के केस में प्रोटीन्स का जो एसिडिक बिहेवियर है डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं। लाइक अगर इस केस में आपके पास, मैं 5 अमाइनो एसिड्स को लेके जो है वो एग्जांपल देती हूँ, तो आप ये देखेंगे कि इस केस में इसका जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे, सी टर्मिनस के ऊपर जो प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप पे जो एन टर्मिनस पे प्रेजेंट है। इन दोनों ग्रुप्स पे क्यों डिपेंड कर रहा है? बिकॉज ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं आयोनाइजेबल ग्रुप्स जो कि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आप दरमियान में प्रेजेंट अमाइनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को कंसीडर करोगे तो दे आर नॉट फ्री। अगर वो फ्री नहीं है इट मीन्स के वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को इफेक्ट नहीं कर सकते। हमेशा फ्री अमाइनो और फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये एसिडिक बेसिक बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। तो इस केस में आपकी प्रोटीन का जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है वो एन टर्मिनस पे प्रेजेंट अमाइनो ग्रुप पे डिपेंड करेगा, पहली चीज। सी टर्मिनस के ऊपर प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे डिपेंड करेगा, और अगर साइड चेन में कोई एडिशनल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एस्पार्टिक एसिड था, तो एस्पार्टिक एसिड में आपके पास यहाँ पे एक एडिशनल आयोनाइजेबल ग्रुप है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और अगर यहाँ पे आपके पास एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है किसी अमाइनो एसिड में, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कलेक्टिवली वी कैन से कि हमारे पास किसी जो प्रोटीन है उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर और उसकी जो पोलैरिटी है वो एक्चुअली उसकी साइड चेन के ऊपर भी डिपेंड करती है। यानी इस केस में आपकी प्रोटीन के अंदर टोटल और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कितने अमाइनो एसिड्स में आयोनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट है। वो अगर 5 अमाइनो एसिड्स हैं, 5 में से आपके पास 2 अमाइनो एसिड्स की साइड चेन में आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, तो ये आयोनाइजेबल ग्रुप्स, इनकी पीके वैल्यूज और आपके पास जो पहला और एंड वाला ग्रुप है लाइक अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इनकी पीके वैल्यूज ये कलेक्टिवली इस पेप्टाइड के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को भी इफेक्ट करेंगी, और इस पेप्टाइड के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा किस पीएच के ऊपर ये उसको भी इफेक्ट करेंगी। सपोज अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैंने इस पेप्टाइड को पीएच 9 के ऊपर रखा है, इस पेप्टाइड के ऊपर क्या चार्ज होगा? तो आप देखोगे कि पहले इसके अल्फा अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू कितनी है? 9.6। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की पीके वैल्यू कितनी है? सपोज 2.34। ये मैं सपोज वैल्यूज लिख रही हूँ। अमाइनो ग्रुप की फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10.4 थी और यहाँ पे आपके पास जो है वो 4.25 है। तो आप इस केस में सोल्यूशन की पीएच को एसिड और बेसिक ग्रुप्स की पीके वैल्यूज के साथ कंपेयर करोगे और उसी ट्रेंड को अप्लाई करोगे कि एसिड कैन रिलीज अ प्रोटॉन अगर सोल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू के इक्वल है या सोल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू से ज्यादा है। तो इस केस में आपके दोनों जो ग्रुप्स हैं वो आयोनाइज होंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा -1 और यहाँ साइड चेन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज दोनों केसेस में सोल्यूशन की पीएच इन दोनों ग्रुप्स की पीके वैल्यू से क्या है? ज्यादा है। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे देखते हो इन अमाइनो ग्रुप्स को, तो अमाइनो ग्रुप हमेशा जो है वो उस सोल्यूशन में एज अ बेस एक्ट कर सकता है जिस सोल्यूशन की पीएच इसकी पीके वैल्यू के या तो इक्वल है या सोल्यूशन की पीएच इसकी पीके वैल्यू से कम है। तो सपोज यहाँ पे आपके पास जो है यू हैव यहाँ पे अगर मैं 8.6 करती हूँ या 9.60 रहने देते हैं, तो इस केस में आपके पास ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन की पीएच 9 है जबकि अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू 9.6 है। तो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सोल्यूशन की पीएच कम है और अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाला ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा। ये वाला ग्रुप सोल्यूशन से बेस को पिक करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा, तो इस पे +1 का चार्ज होगा। और जो दूसरा ग्रुप है उसको हम जब कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इस केस में इस ग्रुप की पीके वैल्यू ज्यादा है और सोल्यूशन की पीएच कम है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो पेप्टाइड है या जो प्रोटीन है उसके ऊपर जो चार्ज है, ये चार्ज एक्चुअली उस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट सारे आयोनाइजेबल ग्रुप्स को कंसीडर करने के बाद आप कैलकुलेट करते हैं। यानी आप सोल्यूशन की पीएच को सिर्फ किसी एक ग्रुप की पीके वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करते, बल्कि उस प्रोटीन के अंदर जितने आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं
उन सब की पीके वैल्यूज को सोल्यूशन के साथ कंपेयर करते हो एंड देन यू कैलकुलेट कि इस पर्टिकुलर पीएच के ऊपर आपके इस पेप्टाइड या प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा। तो बच्चों एक चीज अब आपने यहाँ से माइंड में रखनी है कि आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं उन अमाइनो एसिड्स को पॉलीमराइज होने के लिए एक पर्टिकुलर बॉन्ड रिक्वायर्ड है एंड नेम आप इस बॉन्ड इस पेप्टाइड बॉन्ड और इस पेप्टाइड बॉन्ड की अगर आप नेचर यहाँ से देखते हो, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स करवाऊंगी तो मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगी, लेकिन अभी आपने सिर्फ इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है ताकि उस टाइम मैं जब रेफर करूँ तो आप लोगों को पता हो कि इनको हमने पहले डिस्कस किया था। जब अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो आपने ये चीज डिस्कस की है कि पेप्टाइड बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। एक चीज मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस की है, यहाँ पे आपके पास अल्फा कार्बन एटम है, यहाँ पे भी आपके पास अल्फा कार्बन एटम है आपका सेकेंड अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा क्लियर कर लें ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अल्फा कार्बन एटम लिखूं तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है एंड दिस इज सेकेंड अमाइनो एसिड और इसका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, तो आपके पास जो पेप्टाइड बॉन्ड है दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड, एक्चुअली दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड और इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होता है। इट डजंट मीन कि आपके पास जो है वो प्रोटीन हमेशा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होगी, लेकिन 99.9% हमारी बॉडी के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये बॉन्ड जो है वो सिस फॉर्म में भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि मेजोरिटी केसेस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है तो हम इसको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ही मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे आपने ये चीज देखनी है कि आपके पास ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें यू हैव पोलर नेचर, पोलर कैरेक्टर। लाइक आपके पास जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर एंड दिस हाइड्रोजन एटम विल बी पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। तो आपके पास ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं, कार्बोनाइल ऑक्सीजन विच इज पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकती है और दूसरी तरफ आपके पास जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ऐसा आप ऑब्जर्व करोगे प्रोटीन की फोल्डिंग के दौरान या अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स फॉर्मेशन के दौरान, तो ये जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड की जो पोलर नेचर है इसके अंदर जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन एटम है, एक्चुअली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकती है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। कब बनता है, किस तरह बनता है, वो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि ये बॉन्ड्स पोलर हैं इट मीन्स कि इसमें आपके पास एक ऐसा ग्रुप है विच कैन एक्ट एज हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है विच कैन एक्ट एज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। पेप्टाइड बॉन्ड की नेचर रिजिड नेचर होती है। रिजिड नेचर क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे और आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि इस रिजिड नेचर की वजह से आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसके अराउंड जो रोटेशन है वो अलाउड नहीं। लाइक पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं कर सकता। जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है इसके रिजिड नेचर होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास रोटेशन अलाउड नहीं, जबकि इसके जो साइड पे बॉन्ड्स हैं लाइक दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड यहाँ पे रोटेशन हो सकती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा एक रिजिड कॉन्फर्मेशन में रहेगा और ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन इसमें रेजोनेटिंग करेक्टर प्रेजेंट होगा। व्हाट डज इट मीन कि ये जो डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ये शिफ्ट करता रहेगा। रेजोनेंस हम उसे कहते हैं ना कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेट होता रहता है, उसमें जो है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास जो है वो किसी एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। जैसे हम बेंजीन के केस में कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं, ये किसी एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करते बल्कि ये अल्टरनेट होते हैं। किसी टाइम आपको ये डबल बॉन्ड जो है वो इस पोजिशन में मिलेंगे और किसी टाइम हम इनको इस तरह से भी रेफर कर सकते हैं, तो ये रोटेट होते रहते हैं। इसी तरह से आपके पास ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें भी जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान नहीं बल्कि ये समटाइम शिफ्ट करके कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है कि आपके पास पहली चीज जो मैंने बताई वो ये कि पेप्टाइड बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है,
दूसरी चीज में ये बता रही हूँ कि पेप्टाइड बॉन्ड में जो ग्रुप्स हैं, दीज ग्रुप्स आर पोलर, और इन पोलर ग्रुप्स में एक ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकता है और दूसरा ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के तौर पे एक्ट कर सकता है, विच मीन्स प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं, ये ग्रुप्स वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। तीसरी चीज मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कंपैरेटिवली अ रिजिड बॉन्ड, और इसके अराउंड जो रोटेशन है वो अलाउड नहीं है। और इसमें जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो भी आप कह लें कि वो फिक्स नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है, बल्कि वो डबल बॉन्ड करेक्टर शिफ्ट कर जाता है या वो रेजोनेंस का फिनोमिना शो कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड में रेजोनेंस प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती हैं, विच मीन्स कि दे कैन रेजोनेट देयर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन। तो मैंने ये चीज बताई है कि फंक्शन ऑफ प्रोटीन जो है वो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन की इंटेग्रिटी के ऊपर डिपेंड करती है। समटाइम्स हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स विच इज अ डाइपेप्टाइड, ये भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। और इसकी एक एग्जांपल आप लोगों के सामने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक तरफ एस्पार्टिक एसिड है, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, जिसमें आपके पास मिथाइल कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप एज अ साइड चेन प्रेजेंट है, एंड द सेकंड अमाइनो एसिड इज फिनाइल एलानीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनाइल एलानीन में जो आपके पास कार्बोक्साइल ग्रुप है, दिस कार्बोक्साइल ग्रुप इज नॉट फ्री, बल्कि इस कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज मिथाइल ईस्टर ऑफ फिनाइल एलानीन। ठीक है, ईस्टर बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं ना जिसमें आपके पास आर ग्रुप है, देन यू हैव सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड आर। तो यहाँ पे आपके पास ये पूरे का पूरा ग्रुप अगर आप आर कंसीडर करते हो, देन सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड आर। तो ये आपके पास एक ईस्टर है, लेकिन ये कौन सा ईस्टर है? मिथाइल ईस्टर। तो इस केस में यू हैव 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड मिथाइल ईस्टर ऑफ फिनाइल एलानीन, और ये दोनों जो है वो इनके पास ये प्रॉपर्टी है कि after making the peptide bond formation they can acquire a specific type of function, और वो function क्या है कि they can act as a sweetening agent। ठीक है, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो फंक्शन को इफेक्ट नहीं करते, बल्कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, और प्रोटीन की जो इंटीग्रिटी है वो फंक्शनली इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से अगर आप हार्मोन्स की बात करते हो, जिसमें आपके पास इंसुलिन आ गया, ग्लूकागोन आ गया, तो इनके अंदर भी जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स है वो लेस देन 100 है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास जो है वो पेप्टाइड्स जो हार्मोन्स हैं उनमें भी अमाइनो एसिड का नंबर कम होता है, लेकिन उनकी जो सीक्वेंस है वो फंक्शन को इफेक्ट करती है। ओके, इसी चीज को रेफर करने के लिए कुछ और आपके पास एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक आप ऑक्सीटोसिन की एग्जांपल ले सकते हो, विच इज अगेन अ हार्मोन, और इसमें जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो 9 अमाइनो एसिड्स हैं। तो डाइपेप्टाइड को पहले लेते हुए आपने पॉइंट को जस्टिफाई किया कि स्मॉल पेप्टाइड्स भी फंक्शनल हो सकते हैं, और डाइपेप्टाइड्स में आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर या एस्पार्टेम की एग्जांपल ली। और सेकंड हम देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन, जो कि एक हार्मोन है, और इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 9 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली हम इस चीज को देखेंगे कि जस्ट लाइक दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि फंक्शनली इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पास जो है वो समटाइम्स नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एक्सीड भी कर सकते हैं, और जैसे ही वो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एक्सीड करेंगे तो हमारे पास ओलिगोपेप्टाइड एंड देन फाइनली पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और इन पॉलीपेप्टाइड्स को हम लोग फर्दर जो है वो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि इन पॉलीपेप्टाइड्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किस किस्म के जो है वो स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक अगर हम 3 स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम सीक्वेंस की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हम अल्फा हेलिसेस या बीटा शीट्स की बात करते हैं, और उसके बाद हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है जिसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हैं ये आपस में इंटरेक्शन डेवलप करते हैं, दीज इंटरेक्शन आर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। एंड फाइनली क्वाaternary स्ट्रक्चर में आपकी प्रोटीन के अंदर अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड एंड सेकंड पॉलीपेप्टाइड, तो इनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं क्वाaternary स्ट्रक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इन स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे, और फिर हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को इन डिटेल देखेंगे।
कि किस तरह से प्रोटीन एक जो है वो सीक्वेंस से अल्टीमेटली स्ट्रक्चर को एक्वायर करती है।